हेलो बच्चों, मैं पूनम भारद्वाज उपस्थित हूँ आप सभी के सामने मेरे संग की औरतें का पार्ट 4 लेकर। अब पेज नंबर 24 से आगे हम चलते हैं। अब लेखिका कहती हैं, हम सभी बहनों में एक बात एक सी रही कि हमने अपने घर बार को परंपरागत तरीके से भले ही ना चलाया हो, उसे हमने तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, शादी को बनाए रखा, उसे टूटने नहीं दिया। चाहे नौबत तलाक की भी आ गई हो, लेकिन हमने शादी को बना कर रखा। शायद इसीलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही थी होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। प्रयोजन मतलब या लाभ, कि बार बार शादी करने से, तलाक करने से कोई किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। भी घर में भी अगर आपको अपनी मर्जी से जीने दिया जाए तो वह भी काफ़ी होता है। अब बात करती हैं लेखिका आगे। शादी के बाद वो कहाँ गई? बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही। बिहार में एक छोटा सा कस्बा था डालमिया नगर, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो, मर्द और औरतें, देखिए यहाँ पर एक ख़ास बात आती है। अब बाहर निकलने के लिए क्या होता था, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो, अगर वो साथ फिल्म देखने भी जाते थे तो अलग अलग दड़बों में ही बैठते थे। एक बॉक्स बने होते थे फिल्में देखने के लिए, तो वो अलग अलग जगह पर ही उन्हें बिठाया जाता था। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी। मैं आई दिल्ली से और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। अभिनय, एक्टिंग। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी, जो उनका ये रिवाज था, इसके आगे मैंने हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। उन शादीशुदा औरतों में भी उन्होंने एक परिवर्तन कर दिया कि अब वो मंच पर नाटक भी करने लगी, और वो भी किनके साथ? पराए मर्दों के साथ। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। अकाल राहत कोष, जैसे आपदा आ जाती है अकाल की, जैसे बारिश नहीं होती, फसल नहीं पैदा होती, तो उसके लिए एक राहत कोष बनाया जाता है, तो उसमें देने के लिए भी हम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। जैसे भूकंप आ जाता है कई बार, और जब किसी भी प्रकार की कोई महामारी फैल जाती है, तब राहत कोष बना दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री राहत कोष जैसे, तो उनके लिए भी पैसा इकट्ठा किया। अब आगे चलते हैं। लेखिका कहती है, वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे, कहाँ? बागलकोट में। कहाँ पहुँची? बागलकोट में पहुँची। तब तक मेरे 2 बच्चे भी हो चुके थे, जो स्कूल जाने के लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, जिनको अब स्कूल में दाखिला भी दिलवाना था। पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था, क्योंकि बहुत छोटा शहर था वो। शहर छोड़ो, क्या था? कस्बा था। लोगों की राय पर, राय क्या होती है? सलाह। मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की, प्रार्थना की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से, आर्थिक मदद, फाइनेंशियल हेल्प जो होती है, हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। कैथोलिक बिशप जैसे ईसाई होते हैं, तो इनके जो स्कूल होते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक प्राइमरी स्कूल वहाँ पर खोल दें सीमेंट कारखाने की मदद से। पहले उन्होंने कहा, चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, वहाँ पर क्रिश्चियन लोग कम थे, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। उन्होंने बताया कि वो यहाँ स्कूल नहीं खोल सकते क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या कम है। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। इसरार का अर्थ है अपना आग्रह। मैं बार बार उनसे निवेदन करती रही कि ऐसा नहीं है कि
क्रिश्चियन बच्चों को ही पढ़ना है इसलिए स्कूल खोला जाए। मैंने उनसे कहा कि जो गैर क्रिश्चियन बच्चे हैं उनको भी पढ़ने का अधिकार है, इसलिए आप ये स्कूल खुलवाएं। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। तो उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रख दी इस बात पर कि अगर आप ऐसा करती हैं कि 100 साल तक ये स्कूल चलता रहेगा तो मैं कोशिश कर दूंगा। अब लेखिका को गुस्सा आ गया, तो मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, यह तो हम किसी के बारे में भी यकीन नहीं दिला सकते कि वह अगले बरसों तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए और बोले खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच, 100% 100% सच थी। तो बात तो लेखिका को सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि बात में कुछ झूठ भी नहीं था। ये सच्चाई थी कि जनसंख्या कम थी वहाँ, इसलिए वो स्कूल नहीं खुलवाना चाहते थे। सच के आगे सर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी, क्योंकि घर में भी आपने देखा सारा परिवार सच बोलता था, इस तरह की उनकी आदतें थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेज़ी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी। कौन कौन सी भाषाएं? हिंदी, अंग्रेज़ी और कन्नड़, 3 प्रकार की भाषाएं। उसका स्कूल उन्होंने वहाँ पर खोलने का निर्णय लिया। और क्या निर्णय लिया कि उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाएंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। वहाँ के जो ऐसे लोग थे जो मेहनत करना जानते थे, या ये कहें कि जैसे हम लोग खिसके हुए थे, मैं खिसकी हुई थी, वैसे ही मुझे कुछ और लोग भी वहाँ पर मिल गए और मेरा यह व्रत, यह संकल्प पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। मतलब उन्होंने ऐसा स्कूल बनाया कि जिसमें मेरे भी बच्चे पढ़े और वहाँ पर जो अन्य अफसर थे उनके बच्चे भी पढ़े। और बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ख्यात मीन्स प्रसिद्ध। अब आगे लेखिका बताती हैं कि ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। वो कहती हैं कि मेरा जो लेखन था वो बिल्कुल लीक से हट कर रहा, पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। लेखिका कहती हैं कि मैं रेणु का मुकाबला नहीं कर सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। कितनी हुई? 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की विशेषता यह रही कि थोड़ा पानी बरसा और वहाँ के नाले पर नाले पानी से भर जाते हैं, उनमें बाढ़ आ जाती। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। जब सारी जगह पानी भर जाएगा, बाढ़ जैसा माहौल हो जाएगा, तो यातायात भी ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्ले जैसे फ्लोर बोलते हैं, पहली मंजिल या फर्स्ट फ्लोर, फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता स्कूल बंद होगा? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। माकूल, अच्छा जवाब या सही जवाब, मुनासिब जवाब, यह किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा फ़ोन तो, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था, क्योंकि बारिश या आंधी तूफान आता है तो जो लैंडलाइन के फ़ोन होते हैं वो ज़्यादातर बंद हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश
एक मुश्त बरस लेने के बाद, एक मुश्त जैसे एक बार में ही पूरा बादल ज़बरदस्त बरसता है, उसको कहते हैं एक मुश्त बारिश थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था। पानी था लेकिन अब बारिश रुक चुकी थी। तो रेणु 2 मील चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, हैरान हो गया कि ये कैसी बच्ची है जो ऐसे मौसम में, ऐसी बारिश में जगह जगह सड़कों पर पानी है, उसमें भी वो स्कूल आ गई है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, ज़रा सी बारिश होते ही बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, स्कूल की छुट्टी कर लेते हैं। अब चौकीदार भी उसे देखकर हैरान हो गया, लेकिन रेणु को किसी तरह का कोई मलाल नहीं था, मलाल पछतावा। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। वह वापस 2 मील का रास्ता उसने पैदल तय किया और घर पहुंची। सबने क्या कहा, सारे, क्योंकि ऐसा होता है तो घर में सभी फिर मजाक बनाने लग जाते हैं, तो इसके साथ भी यही हुआ। तो सबने कहा हमने पहले ही कहा था। तो रेणु ने क्या कहा, उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। अब लेखिका कहती हैं कि देखो वो कितना अपनी मन की मर्ज़ी चलाती थी, अपनी आज़ादी से जो उसका मन में आता था वो करती थी। और एक तरह से हमारे परिवार में जो खिसके हुए लोग थे उन्हीं में सबसे ज़्यादा रेणु को बताया लेखिका ने। कहती है लेखिका, सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ होगा, एक रोमांच का अनुभव उसने महसूस किया। जगह जगह पानी से लब लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना, सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। तो बच्चों, ये था संस्मरण मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखित मेरे संग की औरतें। तो इसके सभी भाग आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे, और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू बच्चों।